Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक ऐसे अध्याय की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हमारी हर सांस से जुड़ा है। और चर्चा करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही है जो हमें ऐसा उपयोगी कंटेंट लगातार बनाने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर जरूर विचार करें। तो आज का विषय, हाँ, आज हमारे एक श्रोता ने एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 17 चुना है, श्वसन और गैसों का विनिमय। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। और हमारा मिशन भी साफ है, इस अध्याय को यूपीएससी के नजरिए से समझना, उन जगहों पर ज्यादा ध्यान देना जहां से आप जानते हैं प्रीलिम्स और मेंस में सवाल बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सांस लेना और श्वसन, क्या ये एक ही बात है? एनसीईआरटी इस पर बहुत जोर देता है। एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए, आम बोलचाल में तो हम इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर विज्ञान में ये बहुत अलग हैं। अच्छा। हाँ, सांस लेना यानी ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रक्रिया है, बस हवा को फेफड़ों के अंदर लेना और बाहर छोड़ना, एक फिजिकल एक्ट। ठीक है। जबकि कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है। ये हमारी हर एक कोशिका के अंदर होती है, जहां ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा बनती है, मतलब एटीपी बनता है। अच्छा, तो सांस लेना बस उस असली काम यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने का एक जरिया है। बिल्कुल, सांस लेना फेफड़ों का काम है और श्वसन कोशिकाओं का। और सभी जीव हमारी तरफ फेफड़ों से सांस नहीं लेते हैं ना। मुझे याद है प्रीलिम्स में इस पर मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल कई बार दिखे हैं। सही पकड़ा आपने। प्रकृति में अद्भुत विविधता है। जैसे जलीय जीव, मछलियां, वो पानी में घुली ऑक्सीजन को क्लोम यानी गिल से लेती हैं। कीड़े मकोड़ों का सिस्टम तो और भी दिलचस्प है। उनमें श्वास नलिकाओं का एक पूरा नेटवर्क होता है जिसे ट्रिकियल सिस्टम कहते हैं। यह हवा को सीधे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, खून की मदद के बिना ही। अरे वाह! और केंचुए? केंचुए जैसे जीव अपनी नम त्वचा से ही गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो आप देखिए, त्वचा, गिल्स, ट्रेकिया, फेफड़े, ये विविधता यूपीएससी के लिए एक पसंदीदा टॉपिक है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन चलिए अब हम इंसानों के जटिल सिस्टम पर आते हैं। हवा हमारे शरीर में कैसे यात्रा करती है? उसका रास्ता क्या है? ये एक बहुत ही व्यवस्थित मार्ग है। हवा नासा द्वार नॉस्ट्रिल से होकर ग्रसनी यानी फेरिंग्स में पहुंचती है। फेरिंग्स? वो जो भोजन और हवा दोनों के लिए कॉमन रास्ता है? हाँ बिल्कुल, और वहीं से फिर रास्ते अलग होते हैं। हवा कंठ या सुरयंत्र लैरिंक्स में जाती है और फिर श्वास नली यानी ट्रेकिया में। यहीं पर मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, हमारी सांस की नली जो एक खोखला पाइप है वो पिचकती क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि श्वास नली में उपास्थि यानी कार्टिलेज के सी आकार के छल्ले होते हैं। ये अधूरे छल्ले होते हैं जो इसे एक मजबूत ढांचा देते हैं और इसे हवा ना होने पर भी खुला रखते हैं। अच्छा, और ये लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी तो कहते हैं? जी, क्योंकि यहीं से हमारी आवाज पैदा होती है। खैर, तो श्वास नली आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें श्वसनी ब्रोंकियाई कहते हैं, और ये फिर पतली पतली शाखाओं श्वसनिकाओं में बढ़ती जाती हैं, एक पेड़ की शाखाओं की तरह। बिल्कुल। और इस पूरे नेटवर्क का अंत होता है गुब्बारे जैसी छोटी छोटी थैलियों में, जिन्हें कूपेका यानी एल्वियोली कहते हैं। और यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, गैसों का आदान प्रदान। और हमारे फेफड़े एक सुरक्षा कवच में बंद रहते हैं। फेफड़े एक दौड़े झिल्ली जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें सुरक्षित रहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच एक तरल होता है जो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ताकि फेफड़े जब फैलें और सिकुड़ें तो घर्षण ना हो। बहुत ही कुशल डिजाइन है। अब आते हैं सांस लेने की क्रियाविधि पर। ये होता कैसे है? ये सिर्फ हवा का अंदर बाहर आना तो नहीं है, इसके पीछे कोई विज्ञान तो होगा। हाँ, इसके पीछे दाब का एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार सिद्धांत काम करता है। दाब का सिद्धांत? जी, इसे एक सिरिंज की तरह समझिए। जब आप प्लंजर को पीछे खींचते हैं तो सिरिंज के अंदर जगह बनती है, दाब कम होता है और दवा अपने आप अंदर खिंच जाती है। बिल्कुल। हमारा डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां उस प्लंजर का काम करती हैं।
जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है और पसलियों के बीच की मांसपेशियां पसलियों को ऊपर और बाहर खींचती हैं। तो इससे हमारे सीने में जगह बढ़ जाती है, वाह! अपने आप अंदर आ जाती है। अच्छा, तो हम हवा को खींचते हैं, धकेलते नहीं। बिल्कुल, इसीलिए इसे नकारात्मक दाब श्वसन, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हैं। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। और सांस छोड़ना, वो इसका ठीक उल्टा होगा, एक निष्क्रिय प्रक्रिया। हाँ, सामान्य सांस छोड़ने में डायाफ्राम और मांसपेशियां बस शिथिल हो जाती हैं, अपने सामान्य आकार में लौट आती हैं। सीने का आयतन घटता है, फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। समझ गई। अब इस अध्याय में कुछ शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, ये सब क्या हैं? ये श्वसन आयतन और क्षमताएं हैं और इन पर सीधे सवाल बन सकते हैं, तो इन्हें समझना जरूरी है। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी हमारी हर सामान्य शांत सांस की मात्रा है, लगभग 500 ml। ओके, 500 ml। फिर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या आईआरवी। ये वो अतिरिक्त हवा है जो आप सामान्य सांस लेने के बाद जबरदस्ती अंदर खींच सकते हैं। अच्छा, जैसे योग में गहरी सांस लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इसी तरह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी वो अतिरिक्त हवा है जो हम जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी क्या है? इसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरवी वो हवा है जो आप कितनी भी कोशिश कर लें फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते। ये हमेशा फेफड़ों में बची रहती है। क्यों? इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि ये फेफड़ों को पूरी तरह पिचकने से रोकती है और सांसों के बीच भी गैसों का आदान प्रदान लगातार जारी रखती है। और क्षमताएं, मतलब कैपेसिटीज, बस इन्हीं का जोड़ है, जैसे वाइटल कैपेसिटी। जी, वाइटल कैपेसिटी यानी वीसी आपकी सांस लेने की कुल शक्ति है। मतलब एक गहरी सांस भरने के बाद आप अधिकतम कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं। ये डॉक्टरों के लिए फेफड़ों के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। ठीक है, अब आते हैं इस अध्याय के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, गैसों का परिवहन। हवा फेफड़ों तक पहुंच गई, अब ऑक्सीजन खून में कैसे जाती है और CO2 बाहर कैसे आती है? ये सब आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर के अंतर का खेल है। आंशिक दाब? हाँ, मतलब गैस की अपनी कॉन्सेंट्रेशन। गैसें हमेशा अपने उच्च आंशिक दाब यानी ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम आंशिक दाब यानी कम भीड़ वाली जगह की ओर जाती हैं। अच्छा। तो फेफड़ों की कूपिका में ऑक्सीजन की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जबकि वहां पहुंचे खून में बहुत कम। इस बड़े अंतर के कारण ऑक्सीजन तेजी से खून में कूद जाती है। और शरीर की कोशिकाओं, टिश्यूज में इसका ठीक उल्टा होता होगा? बिल्कुल। ऊतकों में कोशिकाएं लगातार ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही हैं और CO2 बना रहे हैं, तो वहां ऑक्सीजन की भीड़ कम और CO2 की ज्यादा। इसलिए खून से ऑक्सीजन ऊतकों में चली जाती है और ऊतकों से CO2 खून में। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। CO2 की घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20-25 गुना ज्यादा होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो बहुत आसानी से खून में घुल जाती है और विस्तृत होती है। अब ऑक्सीजन खून में आ तो गई, लेकिन ये शरीर में यात्रा कैसे करती है? यहीं पर वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र आता है, जो यूपीएससी का एक पसंदीदा टॉपिक है। हाँ, और ये शरीर की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर यात्रा करती है। हीमोग्लोबिन को आप ऑक्सीजन का एक बहुत ही स्मार्ट टैक्सी ड्राइवर समझिए। ये एस आकार का वक्र दिखाता है कि ये टैक्सी ड्राइवर ऑक्सीजन को कब और कितनी मजबूती से पकड़ता है। फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन भरी पड़ी है, हीमोग्लोबिन तेजी से उसे बिठा लेता है। और फिर आता है बोहर प्रभाव, बोहर इफेक्ट। ये क्या है? यही तो इस टैक्सी ड्राइवर की स्मार्टनेस है। जब ये टैक्सी ऊतकों, टिश्यूज के पास पहुंचती है, जहां कोशिकाएं मेहनत कर रही हैं, तो वहां का माहौल अलग होता है। कैसा माहौल? वहां CO2 ज्यादा होती है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है और तापमान भी ज्यादा होता है। ये माहौल उस टैक्सी ड्राइवर के लिए एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह है। सिग्नल कहता है ऑक्सीजन को यहीं अभी उतारो, यहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे वाह! इसी को बोहर प्रभाव कहते हैं। इस सिग्नल के मिलते ही हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से पकड़ ढीली हो जाती है और ऑक्सीजन आसानी से ऊतकों को मिल जाती है। ये तो सच में अद्भुत है। तो हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन ढोता नहीं, ये भी सुनिश्चित करता है कि डिलीवरी सही जगह पर हो। बिल्कुल। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वापसी यात्रा की बात करते हैं। ये थोड़ा और जटिल लगता है। हाँ, CO2 3 तरीकों से वापस आती है।
और इनके प्रतिशत पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में प्लाज्मा में घुलकर आता है। आरबीसी में मौजूद कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इस प्रक्रिया को हजारों गुना तेज कर देता है। 70%? और बाकी? लगभग 20-25% CO2 सीधे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और बचा हुआ लगभग 7% हिस्सा सीधे प्लाज्मा में घुलकर यात्रा करता है। इसी संदर्भ में एक और शब्द आता है, क्लोराइड शिफ्ट। ये क्या है? हाँ, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर परिघटना। जब नेगेटिव चार्ज वाला बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से निकलकर बाहर प्लाज्मा में जाता है तो आरबीसी के अंदर का चार्ज बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए प्लाज्मा से एक और नेगेटिव चार्ज वाला आयन यानी क्लोराइड आरबीसी के अंदर आ जाता है। ये एक तरह का एक के बदले एक सौदा है ताकि कोशिका का इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब ये सब अपने आप कैसे चलता है? हमारा शरीर सांस लेने की गति को कैसे नियंत्रित करता है? जैसे जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें तेज क्यों हो जाती हैं? इसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में बैठे एक ऑटोमेटिक सिस्टम के पास है। मस्तिष्क के मेडुला में एक श्वसन लय केंद्र होता है जो सांस लेने छोड़ने की एक सामान्य लय बनाए रखता है। लेकिन इस केंद्र को कैसे पता चलता है कि सांस तेज करनी है? मुझे तो हमेशा लगता था कि हम ऑक्सीजन के लिए हांफते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में हम CO2 निकालने के लिए हांफते हैं। सच में? हाँ, हमारे मस्तिष्क में और खून की नलियों में कुछ कीमो सेंसर लगे होते हैं जो खून में CO2 और H+ आयनों की मात्रा के प्रति बहुत बहुत संवेदनशील होते हैं। अच्छा। जैसे ही इनकी मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ती है, ये सेंसर तुरंत श्वसन केंद्र को सिग्नल भेजते हैं कि सांस तेज करो और इस फालतू CO2 को बाहर निकालो। तो ऑक्सीजन की भूमिका क्या है? श्वसन के सामान्य नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका लगभग न के बराबर है। अच्छा। हमारा शरीर CO2 के स्तर में छोटे से बदलाव को भी तुरंत पकड़ लेता है, जबकि ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा गिरने पर ही उसे इमरजेंसी का पता चलता है। ये यूपीएससी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला तथ्य है। वाकई। आखिर में इस तंत्र से जुड़े कुछ सामान्य विकारों की बात कर लेते हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं तो मेंस के लिए भी प्रासंगिक हो सकते हैं। निश्चित रूप से। दमा, एस्थमा एक एलर्जी है जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। वातस्फीति, एम्फीसीमा, जो अक्सर धूम्रपान से जुड़ा है, इसमें फेफड़ों की कुपिका की दीवारें ही नष्ट हो जाती हैं, जिससे गैसों के आदान प्रदान की सतह घट जाती है। ये तो बहुत खतरनाक है। और फिर हैं व्यावसायिक श्वसन रोग जैसे सिलिकोसिस, जो खदानों या निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को धूल के कणों के कारण होते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मुख्य बातें क्या हैं? संक्षेप में कहूं तो पहला, क्रियाविधि के पीछे के क्यों को समझें, जैसे दाब का खेल, बोहर प्रभाव। दूसरा, महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रतिशत को याद रखें, जैसे गैस परिवहन के तरीके और आयतन। और सबसे जरूरी, नियामक तंत्र को समझें कि CO2 मुख्य चालक है, न कि ऑक्सीजन। NCERT को नजरअंदाज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, NCERT नींव है। आज की इस गहरी चर्चा से एक अंतिम विचार जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। ये विचार करें, हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण हमारे श्वसन तंत्र को सीधे प्रभावित करता है। एक भविष्य के नीति निर्माता के रूप में आप सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम कानूनों और पर्यावरण नियमों को कैसे एकीकृत करेंगे ताकि नागरिकों के सांस लेने के अधिकार की रक्षा की जा सके? क्या बेहतरीन सवाल है। ये जीव विज्ञान को सीधे शासन से जोड़ता है। जी। आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे काम को समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप पर जरूर विचार करें। हम अपने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। आपका सहयोग हमें प्रेरित करता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.